हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे ओनली यूकेपीएससी चैनल पर। आज के अपने इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक नए खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पहली क्लास के अंतर्गत कुछ हम लोग मूलभूत अवधारणाओं पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे यहाँ पर कोई टॉपिक आएगा वो आएगा बुनियादी संकल्पनाएं कह लीजिए या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ आज हम लोग चर्चा आपके सामने रखने वाले हैं। अच्छा, ध्यान रखना प्रीवियस ईयर में ना आपके अगर हम लोग अपर पीसीएस की बात करते हैं तो कितने प्रश्न आपके आ रखे थे, उन प्रश्नों का नेचर क्या था, ठीक है, मेंस में कैसे कैसे आपके प्रश्न आ रखे थे, तो उसकी चर्चा हम आपके सेकंड वाले लेक्चर के दौरान आपके कर रहे होंगे। आज सिर्फ हम लोग इस क्या कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं आपका। ठीक है, बहरहाल कुछ यहाँ पर को देखिए ना, शब्द हमने लिख रखे जैसे राजनीति किसे कहा जाएगा, संविधान किसे कहते हैं। अब आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि जैसे पॉलिटी कोई अगर पढ़ाना है आपको आ गया और डायरेक्ट आर्टिकल 14 से आपको फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर देगा लिखाना, या हो सकता है कि क्या कहते हैं आपका प्रस्तावना से क्लास की शुरुआत करें। तो जब तक आपके पास ना इन मूलभूत क्या कहते हैं ना शब्दों का आपको मायने नहीं मालूम होगा ना, तो पॉलिटी की क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मुख्य परीक्षा में अंततः आपको अपर पीसीएस का मुख्य परीक्षा देना ही देना है। ठीक है, तो शब्दकोश जब तक नहीं होगा आप कहीं ना कहीं उस परीक्षा में शामिल होने के लायक बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। बहरहाल तो समझते हैं पहले कुछ, आज हम लोग शब्दकोश को लेकर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर को शब्द लेने जा रहे हैं उसको कहा जा रहा है आपका राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स। अच्छा, ध्यान रखना ना, पॉलिटिक्स से समझ सुन के ये मत समझिएगा ना कि किसी यहाँ राजनीतिक पार्टी के बारे में बात होने जा रही है। नहीं, हमारा उद्देश्य है ना अपना जो उस अपर पीसीएस का जो हमारा क्या कहते हैं मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी चीज़ों को तैयार करना है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के थ्रू हमको चीज़ों को तैयार करना है। बहरहाल अब बात आती है हमारा कि राजनीति किसे कहा जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया, एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी समाज, राज्य या संगठन के भीतर क्या लिए जाए आपका निर्णय लिए जाते हैं, साथ ही साथ सत्ता का संचालन और संसाधनों का वितरण होता है। ठीक है, तो क्या बना आपका डेफिनेशन, एक ऐसी सामूहिक प्रक्रिया राजनीति है जिसके माध्यम से किसी समाज, राज्य या संगठन के भीतर क्या लिया जाता है आपका निर्णय लिए जाते हैं, साथ ही साथ सत्ता का संचालन और संसाधनों का वितरण होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा डेफिनेशन देखते हैं इसका। जैसे राजनीति है ना उसको बोला जा रहा है आपका कि शासन करने की कला, एक आर्ट है शासन करने का। ठीक है, और नीतिगत सिद्धांतों का समावेश है या समन्वय आपका। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन राजनीति की क्या बन गई कि राजनीति शासन करने की एक कला और नीतिगत सिद्धांतों का क्या है आपका एक तरीके से समावेश है। अब भी अगर कुछ इनकम्प्लीट लग रहा तो अब कंप्लीट हो जाएगा कि राजनीति किसे कहा जाए आपका, तो राज्य द्वारा नीति निर्माण और नीतियों का क्रियान्वयन, ये आपका क्या कहला रहा है एक तरीके से राजनीति। यानी कि राज्य क्या कर रहा है एक तरीके से आपका नीतियों को बना रहा है और उन्हीं नीतियों को अगर वो लागू कर देगा तो आपका क्या कहलाएगा एक तरीके से वो राजनीति आपका कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो राजनीति आपका जो शब्द बना है ना राजधन नीति से बन रहा है आपका, इसका तो मतलब क्लियर है आपका, ये हो गया आपका शासन। और जिसे नीति कहा जा रहा है ना तो इसका मतलब हो गया आपका कि उचित समय और स्थान पर किया गया कार्य। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, आप जब कोई किताब पढ़ेंगे ना, हो सकता है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत ले लीजिए, कोई भी आप किताब ले लीजिए। ठीक है, आपको हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मिले या आपने दिल्ली से कोई किताबें मंगा रखी हो ना, तो उसमें क्या कहते हैं ना कुछ यहाँ थिंकर्स के ना डेफिनेशन भी दे रही होगी। आपके सिलेबस में ध्यान रखना थिंकर्स को कोई दूर दूर तक बात नहीं करेगा और ना ही हमको यहाँ पर कोई थिंकर्स आपके पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा समझिए, वर्तमान में ना राजनीति के आयाम समझते हैं कि वर्तमान के संदर्भ में राजनीति के डायमेंशन आयाम की बात करते हैं। तो वर्तमान के संदर्भ में अगर हम लोग राजनीति को समझते हैं ना, एक को बोला जा रहा है आपका सत्ता का संघर्ष, बहुत कॉमन सा शब्द हो गया आपका ये। ठीक है, दूसरे को बोला जा रहा है आपका सार्वजनिक कल्याण,
और फिर एक को कहा जा रहा है आपका विवादों का समाधान। सब अभी आगे ना आपका आने वाला जब टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे आपका, ठीक है। बहरहाल अभी तो बस फंडामेंटल मैं आपको दे रहा हूँ। जिसे सत्ता का संघर्ष कहा जा रहा है ना, अर्थात कोई भी पार्टियों के बीच में आपका देखते होंगे चुनाव में आपका सत्ता का संघर्ष होता है उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिससे वो शासन को कर सके आपका, ठीक है। जिसे कहा जा रहा है आपका सार्वजनिक कल्याण। तो कहीं ना कहीं ना सरकार के द्वारा क्या किया जाए, जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन को ना बेहतर बनाने के लिए ना कुछ सरकार के द्वारा ना फ्रीबीज लाया जाता है। अर्थात कि जैसे हम कहते हैं ना कि फ्री में क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराना या फ्री में राशन बांटना, तो एक तरीके से ध्यान रखना ये काम तो फ्री में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से ना बहुत प्रभावित होती है, जिससे हम कह रहे हैं ना आपका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। तो उस राजकोषीय घाटा बढ़ने का एक कारण आपका कहीं ना कहीं सार्वजनिक कल्याण की भी भावना आपका आ जाती है, जिसको हम फ्री बीज में सामानों को बांट रहे हैं आपको, ठीक है। हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को आपका इकोनॉमी के साथ। और जिसे कहा जा रहा है आपका विवादों का समाधान, तो ठीक है। तो विभिन्न वर्गों के बीच में उठने वाले मतभेदों को कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, शांतिपूर्ण तरीके से आपका हल करती है। मान लीजिए अगर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद आपका हल नहीं हो रहा है तो फिर इंस्टीट्यूशन की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम संस्थागत इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं आपका, या जिसे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, इसका मतलब हो गया आपका न्यायपालिका आपका, ठीक है। चलिए, राजनीति आपका हो गया। अब इसमें एक शब्द आया था आपका राज्य। स्टेट किसे कहते हैं, समझ पा रहे हैं आप इस शब्द को? देखो छोटे छोटे शब्द हैं, ठीक है, बस आपको मायने इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं स्टेट की ना। तो स्टेट अगर बात करते हो तो किसी भी आप किताब को उठा लीजिए ना, वहां पर को लिखा होगा ना कि राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका परिभाषित क्षेत्र, फिर क्या होता है आपका स्थायी जनसंख्या, फिर क्या होता है आपका सरकार, और फिर क्या होता है आपका संप्रभुता, सॉवरेंटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ये तो हो गया आपका किताब की लैंग्वेज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। हालांकि इस बैकग्राउंड को हम लोग जब विश्व का इतिहास पढ़ोगे तो उसके 1-2 पॉइंट को वहाँ मेंशन करेंगे। बात हो रही ना आपके 1648, ध्यान रखना 1648 के पहले राज्य जैसे शब्द का ना कोई मतलब नहीं था, अर्थात उसके पहले राज्य की कोई अवधारणा थी ही नहीं, बल्कि राज्य शब्द की अवधारणा या उत्पत्ति कब हो रही है आपके 1648 में एक संधि हो रही है जिसको कहा जा रहा है आपका वेस्टफेलिया की संधि आपकी, ठीक है। 1648 में आपकी हो रही, ध्यान रखना संधि आपका, ठीक है। अब इस संधि के माध्यम से ना कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं, उसी सिद्धांत में ना आपका राज्य शब्द आपका निकल के आता है। तो एक सिद्धांत आपका आता है क्षेत्रीयता का सिद्धांत, एक सिद्धांत आपका आता है अनुलंघनीयता का सिद्धांत, और एक सिद्धांत आपका आता है संप्रभुता का सिद्धांत आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको बस एक एक लाइन में समझ लेते हैं, जिसको हम लोग कहना है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। तो प्रत्येक राज्य का अपना क्या हो, एक तरीके से परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए इसका, ठीक है। प्रत्येक राज्य का अपना एक परिभाषित और निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। ये हो गया आपका क्षेत्रीयता का। अनुलंघनीयता कह रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप एक राज्य को लाकर दूसरे राज्य में आप नहीं जा सकते हैं। और जो संप्रभुता कहा जा रहा है ना, उसका मतलब हो गया कि बिना बाह्य हस्तक्षेप के निर्णय लेना। जब हम IR पढ़ेंगे ना तो उसमें तो बहुत बार हमको संप्रभुता शब्द यूज करना है, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, तो हम लोग उसको वहां पर को आपका कवर कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि वेस्टफेलिया की संधि आपको 1648 में। फिर ध्यान रखना उसके बाद ना एक सम्मेलन होता है जिसको आपको बोला जा रहा है मॉन्टेविडियो सम्मेलन, ठीक है। ध्यान रखना राज्य के पूरा नाम था इसका राज्य के अधिकारों का या कर्तव्यों का सम्मेलन था, जिसको बोला जा रहा है मॉन्टेविडियो सम्मेलन। ये होता है दिसंबर 1933 में आपका हो रहा है। इसी सम्मेलन के अंतर्गत ना राज्य के 4 अनिवार्य तत्व दिए गए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में आपको बता दिए थे कि परिभाषित क्षेत्र होना चाहिए, स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो राज्य कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है ना एक भौतिक विचार है, ठीक है, और साथ ही साथ में अमूर्त विचार भी है, जिसका कि मूर्त रूप क्या है आपका सरकार, ठीक है। ये तो बेसिक सा आपका हो गया। अब अगले अगर हम लोग मुद्दे पे आते हैं, जिसको कहा जा रहा है आपका राष्ट्र, ठीक। नेशन किसे कहते हैं आपका, राष्ट्र किसे कहते हैं, ठीक। सबने सुना होगा, बस ये कि कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा कि इसको हम जब इंटरव्यू के सामने अगर पूछ लेगा तो फिर बोलेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको शब्द आना चाहिए। हो सकता है आपको मुख्य परीक्षा में पूछ ले कि राष्ट्र और राज्य के बीच में अंतर स्थापित कीजिए, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो राष्ट्र जिसे कह रहे हैं ना, एक ऐसी अवधारणा है ना जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं शामिल हैं जो लोगों के ऐसे समूह को दर्शाती है जो कि आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हों, साझे इतिहास के रूप में जुड़े हों, या समान संस्कृति के रूप में जुड़े हों, या भाषा के साथ में जुड़े हों, या परंपराओं के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ क्या हो आपका बधे हो। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार पूरा कंप्लीट इसको, कि एक ऐसी अवधारणा है, क्या कहते हैं, राष्ट्र तुम्हारा, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक क्या शामिल हो, आपकी अवधारणाएं शामिल हो। साथ ही साथ ये अवधारणाएं ना लोगों के एक ऐसे समूह को दर्शाती है जो आपस में भावनात्मक एकता, साझा इतिहास, समान संस्कृति, ठीक है, भाषा या परंपरा से बधे होते हैं, ठीक है, या जुड़े होते हैं आपका। ठीक है, अब इसी को ना अगर थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ आपका डेफिनेशन को, ये थोड़ा सा लेंथी डेफिनेशन हो गया हमारा। तो जिसे कहा जाता है आपका कि राष्ट्र आपका, तो राष्ट्र क्या है ना आपका, राष्ट्र एक सामूहिक, राष्ट्र क्या है, एक सामूहिक पहचान है जो जाति, धर्म, भाषा जैसे आधारों अथवा साझी ऐतिहासिक विरासत के आधार पर निर्मित होती है। ठीक, ये हो गया आपका राष्ट्र के बारे में हो गया आपका। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर स्पष्ट करो आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए चाहे 100 शब्दों में पूछे, चाहे 50 शब्दों में पूछे, तो चीजें आपके पास में होनी चाहिए। जैसे हम लोग राष्ट्र कह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र क्या है आपका, एक तरीके से कानूनी और राजनीतिक अवधारणा है। ठीक है, ये बताया था। और जैसे हम राज्य कह रहे हैं, तो राज्य क्या है आपका, एक तरीके से सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आपका क्या है, एक तरीके से वो अवधारणा है। ठीक है, अब इसको समझते कुछ इस तरीके से। विशेषता, एक तरफ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर को राज्य, और एक तरफ हम लोग यहाँ पर को ले लेते हैं आपका राष्ट्र। समझिएगा, तो सबसे पहले ना इसको हम लोग प्रकृति को देखते हैं कि दोनों का नेचर कैसा होता है आपका। ठीक है, तो राज्य का नेचर अभी हमने जाना था कैसा होता है आपका, तो कानूनी और राजनीतिक संगठन के रूप में होता है। जिसको हम राष्ट्र कह रहे हैं आपका, वो कैसा नेचर के रूप में होता है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक भावना के रूप में आपका राष्ट्र होता है। ठीक है, फिर अगर दूसरे नेचर की बात करते हैं, बाध्यता की हम लोग बात करते हैं, समझ पाइएगा जरा इस बिंदु को, तो राज्य के ना इसके नियम मानना कानूनी रूप से बाध्य हो जाते, ध्यान रखना। ठीक है, ये बाध्य है। और ध्यान रखना, जैसे हम राष्ट्र कह रहे हैं ना, यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती है, बल्कि हमारी इच्छा प्लस भावना होती है कि हम उस चीज़ को माने या ना माने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ना, आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख लीजिए, आपको कैसी फीलिंग आती है, वही आपका एक तरीके से क्या हो गया, राष्ट्र की भावना हो गई। या तिरंगे झंडे को देख के आपकी कौन सी फीलिंग आती है, वही आपके राष्ट्र की भावना हो जाती है। फिर बात करते हैं स्थायित्व की, तो स्थायित्व कैसा हो जाएगा आपका, तो जिसे हम राज्य कह रहे हैं ना, तो सरकार बदलने के बाद भी नहीं बदलती, ध्यान रखना इसको। ठीक है, और जिसे हम राष्ट्र कह रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, यह राज्य से भी अधिक स्थायी और गहरा होता है, यानी कि ये अधिक स्थायी है, ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्र की बात करते हैं, इसके एरिया की बात करते हैं, तो ध्यान रखना, राज्य के अंतर्गत ना भूभाग होना, एक निश्चित भूभाग होना इसका अनिवार्य तत्व हो जाता है, लेकिन राष्ट्र के अंतर्गत भूभाग होना कोई ऐसी अनिवार्यता आपकी नहीं है, ध्यान रखना इस बिंदु को। ठीक है, अब इसमें कुछ उदाहरण आएंगे, तो जैसे हमारे टॉपिक के अंतर्गत ना जिस बिंदु पे ये आपका आएगा ना, तो उदाहरण मैं आपको वहीं दूंगा, एक ही बार उदाहरण दे दूंगा, तो फिर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगा आपका।
अगले बिंदु पे चलते हैं जिसे कहा जा रहा है आपका समाज, सोसाइटी। ठीक है, हालांकि ध्यान रखना जब हम लोग GS1 पढ़ लेंगे ना तो उसमें आपका पूरा टॉपिक ही है समाज के बारे में। बस यहाँ पर जो हमको समाज समझना है ना वो हमको राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में समझना है हमको। ठीक है, तो भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी और संवैधानिक दृष्टिकोण से ना जो समाज है वो केवल व्यक्तियों का समूह क्या है आपका नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत क्या शामिल हो जाता है, तो लोकतांत्रिक साझा लोकतांत्रिक मूल्य शामिल हो जाता है। और क्या शामिल हो जाता है, सामाजिक आर्थिक मूल्य शामिल, संबंध लिख लीजिए या मूल्य भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या शामिल होता है, तो कानून का, रूल ऑफ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत समाज को ना हम और भी आयामों से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं ना प्रस्तावना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं आपका प्रियम्बल, तो प्रस्तावना के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं ना वो समाज शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और जिसको हम लोग बोल रहे हैं आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आपका DPSP जिसको हम लोग बोल रहे हैं आपका ना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं वो कल्याणकारी, ठीक है, कल्याणकारी कहीं ना कहीं समाज की बात कही गई है। और जिसको हम लोग कह रहे हैं आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की बात करें तो यहाँ भी कहा गया आपका कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए गरिमापूर्ण जीवन की बात कहीं ना कहीं यहाँ कही गई है। ठीक है, तो यानी कि जो समाज शब्द है ना आपका वो आपका कहीं ना कहीं प्रस्तावना में भी हमारे आ रहा है, DPSP में भी आ रहा है, फंडामेंटल राइट में भी आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब ये टॉपिक हमारे आएंगे तो वहाँ तो हम इनका आपको डिटेल से हम चर्चा वहाँ अलग से कर रहे होंगे आपका। ठीक है, बस यहाँ समझाने के रूप में था कि समाज शब्द हमारा कहीं ना कहीं प्रस्तावना से लिंक हो रहा है, DPSP से लिंक हो रहा है और फंडामेंटल राइट से आपका लिंक हो रहा है आपका। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसको कहा जा रहा है आपका विधि का शासन। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। बस यहाँ पर मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाकी जब हम आर्टिकल 14 पढ़ लेंगे तो वहाँ पर को इसका विस्तार हम लोग करेंगे। कुछ केस वहाँ पर को आएगा, जैसे एक गोपालनवाद आएगा, ठीक है, और भी कुछ आएगा, मेनका गांधीवाद भी आपका आएगा, तो वहाँ पर को हम इसका जिक्र कर रहे होंगे। तो जिसे कहा जा रहा है ना आपका विधि का शासन, तो ध्यान रखना एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है, मैं इसको लिख ही देता हूँ, एक ऐसा संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन किसी व्यक्ति, राजा या नेता की सनक या इच्छा से नहीं बल्कि संविधान और देश के स्थापित कानूनों या विधि के अनुसार चलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना विधि का शासन का मतलब क्या क्या हो गया तुम्हारे एक तरीके से, कि ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति का शासन नहीं होना, यानी कि सिंपल इसको समझो तानाशाही शासन नहीं होना चाहिए। देश जो चलना चाहिए आपको कहीं ना कहीं संविधान के माध्यम से चलना चाहिए, कानून के माध्यम से आपका चलना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन में ना विधि के शासन को ये कह सकते हैं आपका कि कानून सर्वोपरि है आपका। कानून की क्या एक तरीके से आपका सर्वोच्चता, अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी आपका अमीर हो, शक्तिशाली हो या ऊंचे पद पर विराजमान हो, कानून से आपका ऊपर नहीं होगा। ये लाइन वर्तमान में कितनी प्रासंगिक है इसकी चर्चा हम आगे जब आपका फंडामेंटल राइट पढ़ लोगे तो वहां पर को आपका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ विधि के शासन के अंतर्गत ना इसके कुछ स्तंभ होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इसके सिद्धांत आते हैं। कानून की सर्वोच्चता किसे कहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ किसे कहा जाता है, नहीं कि ठीक है, कानून के समक्ष समानता किसे कहते हैं। तो ये सब की चर्चा ना हम आपके आगे क्लास के दौरान कर रहे होंगे जहां पर कोई चीज़ आपकी आएगी। ठीक है, नहीं तो यहाँ करने का मतलब ये हो जाएगा, ये बहुत डीप हो जाएगा आपका। इसी में आपका न्यायिक समीक्षा की बात हम लोग करेंगे, मूल ढांचा की बात करेंगे, फिर उद्देश्य की बात ये क्लास के दौरान हम आपका बताएंगे। चलिए अगला जानते हैं संवैधानिक विधि। सुना होगा सब लोगों ने इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सामान्य विधि, ऑर्डिनरी लॉ। ठीक, मैं आपका आगे अंतर भी बता दूंगा, पहले इनको समझते हैं हम अलग अलग करके। तो जिसे आपका कहा जा रहा है संवैधानिक विधि, समझ पाए जरा इस चीज को। संवैधानिक विधि का मतलब क्या होता है ना कि सर्वोच्च विधि जो राज्य की
शासन व्यवस्था, सरकार की शक्तियों, नागरिकों के मूल अधिकार, और क्या आता है इसके अंतर्गत, राज्य के मूल सिद्धांत को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, संवैधानिक विधि कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा आपका, कि संवैधानिक विधि एक सर्वोच्च विधि है जो राज्य की शासन व्यवस्था, सरकार की नीतियों, क्या कहते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार, राज्य के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। अगर इतने से आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल एक लाइन उसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि संविधान में निहित नियमों और प्रावधानों को संवैधानिक विधि कहा जाता है। इजी हो गया अब क्या वो, ठीक है, यानी कि संविधान में जो नियम और प्रावधानों का उल्लेख किया गया वही आपका क्या है, एक तरीके से आपका वो संवैधानिक विधि है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर को, तो एग्जाम्पल आपका आ जाएगा फंडामेंटल राइट आ जाएगा यहाँ पर को, ठीक है, और क्या आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ आ जाएंगी, संसद और न्यायपालिका की संरचना आ जाएगी। सारे टॉपिक हम अभी आगे कवर कर रहे हैं पूरा विस्तार के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, जिसे कहा जा रहा है आपका सामान्य विधि। सामान्य विधि, तो ध्यान रखना, सामान्य विधि वह विधि है ना जिसमें संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी विशेष विषय को विनियमित करने के लिए बनाते हैं, उसे आपका क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से सामान्य विधि आपका कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी इसके लिए संविधान संशोधन की कौन कौन सी जरूरत पड़ती है वो हम आगे आपको क्लास में जान लेंगे आपका, ठीक। संवैधानिक विधि जान लिया, सामान्य विधि जान लिया, इसके उदाहरण अगर हम लोग जानते हैं तो जैसे हो जाएगा आपका भारतीय दंड संहिता हो जाएगा आपका, और क्या जाएगा आपका मोटर वाहन अधिनियम हो जाएगा, और क्या जाएगा आपका, तो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, यह आपका आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका प्रश्न कुछ ऐसा आ जाता है कि संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि और सामान्य विधि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो आपके पास शब्द तो मैंने दे दिया, अब इसको एक बार फॉर्मेटिंग हम लोग इसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आधार या इसको विशेषताओं के रूप में कुछ हम यहाँ पर को लिख लेंगे, फिर बात कर रहे हैं जिसकी हम संवैधानिक विधि, और फिर जिसे आपका कहा जा रहा है सामान्य विधि। समझते जरा एक एक करके। पहला हम लोग आधार लेते हैं, स्थिति की अगर बात करते हैं कि संवैधानिक विधि की स्थिति क्या है और सामान्य विधि की स्थिति क्या है, तो ध्यान रखिए जिसे हम संवैधानिक विधि कह रहे हैं ना, वो आपका क्या था, अभी हमने बताया था सर्वोच्च कानून था आपका, ठीक है। सामान्य विधि क्या था, तो लिख दे रहा हूं मैं इसको, संविधान के अधीन कानून था आपका ये, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसके सोर्स की, यानी कहाँ से इसको एक तरीके से पावर मिलती है, तो ध्यान रखना जो संवैधानिक विधि है वो संविधान के माध्यम से आपका निर्मित है, और जो सामान्य विधि है वो संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा आपका एक तरीके से निर्मित हो रहा है या अधिनियमित हो रहा है। उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ, तो उद्देश्य हो जाएगा आपका संवैधानिक विधि का क्या हो जाएगा आपका, तो शासन की मूल संरचना और अधिकारों का निर्धारण करना, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो प्रशासन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों का नियमन करना, ठीक हो गया। संशोधन की बात करते हैं, इनका संशोधन किस माध्यम से आपका होगा, तो जिसे कहा जा रहा है संवैधानिक विधि, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपका विशेष संवैधानिक प्रक्रिया से आपका, और ये हो जाएगा, ये सब अभी आगे आप डिटेल में सब हमको पढ़ना, सामान्य विधायी प्रक्रिया से इसका क्या होगा आपका संशोधन होगा, ठीक है। 50 शब्द पूछेगा तब भी आप लिख लेंगे, 100 कहेगा तब भी आप इसको एलिब्रेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। पॉलिटी क्या है आपका, ये हम लोग समझ गए, आपका राज्य किसे कहते हैं ये जान गए, समाज किसे कहते हैं ये जान गए, संप्रभुता क्या है ये हम लोग समझ गए, राष्ट्र और राज्य क्या है ये हम लोग समझ गए, ठीक है। विधि का शासन क्या है ये हम लोग समझ गए आपका, ठीक है। बाकी फिर इसमें आपका सामान्य विधि और आपका
ठीक है, संवैधानिक विधि आपका किसे कहते हैं, ये हम लोग समझ गए। सामान्य विधि किसे कहते हैं। फिर वैसे ही ना हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और हम लोग यहाँ पर को टर्म्स आपका लेके आएंगे, जैसे देखिए सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत, ठीक है, किसे कहते हैं आपका। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आपका किसे कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं, सीमित सरकार किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। दिखने में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन और ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास में ना आपके बार बार चीज़ें सब रिपीट होंगी आपका। ठीक है, तो आज की क्लास को ना बच्चों यहीं पर को समाप्त करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा और दिखाऊंगा कि क्वेश्चन आपके किस कॉन्सेप्ट बेस पे आपका आ रहा है, और कुछ जो हमने अपने जो बुकलेट में जो क्वेश्चन हमने बना रखे हैं उसका मैं आपको तुलना यहाँ पर को मैं बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।